हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 6 भू आकृतियाँ एवं उसका विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 अध्याय करा रखा है और साथ ही साथ क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का पूरा ज्योग्राफी कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, एक स्थल रूप विकास की कितनी अवस्थाओं से गुजर सकता है? 1, 2, 3 या 4? याद रखिएगा, एक स्थल रूप विकास 3 अवस्थाओं से गुजर सकता है। कौन कौन? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाओं से गुजरता है स्थल रूप का विकास। अगला सवाल है आपके लिए, भूतल के इतिहास का पुनः अध्ययन है जिसमें इसके आकार, पदार्थों व प्रक्रियाओं जिनसे यह भूतल निर्मित है का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? भू आकृति विज्ञान, भू आकृति भूविज्ञान या फिर भूतल विज्ञान। सही आंसर होगा ए विकल्प, भू आकृति विज्ञान, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। भूतल के इतिहास, आकार, पदार्थों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिसे भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें पृथ्वी की सतह की आकृतियाँ और उन्हें बनाने वाले शक्तियाँ, जैसे कि अपक्षय है, अपर्दन है, निक्षेपण है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक कौन सी हैं? बताना है, आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक कौन सी हैं? प्रवाहित जल, पवन प्रवाह, घोलीकरण या फिर विवर्तन की क्रिया। सही जवाब होगा प्रवाहित जल। याद रखिएगा, आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, निम्नीकरण के लिए प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है। बहते पानी में भूमि का सतह से सामग्री को काटने, परिवहन करने और जमा करने की जबरदस्त शक्ति होती है, जिससे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ बनती हैं और बदलती हैं। ठीक है, ये विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, आसान सा सवाल है कि पहाड़ियाँ और घाटियाँ किन कारणों से समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं? सवाल है, पहाड़ियाँ और घाटियाँ किन कारणों से समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं? विकल्प में है नदियों का अधोमुखी कटाव के कारण, या फिर नदियों के पार्श्व अपरदन के कारण, या फिर दोनों होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, नदियाँ युवावस्था में मुख्य रूप से नीचे की ओर अर्थात अधोमुखी कटाव करती हैं, जिससे गहरी भी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे नदी तल को समतल करने में मदद करती हैं। ठीक है, अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें नदियों के पार्श्व अपरदन के कारण क्या होता है, तो जैसे जैसे नदी ढाल कम होती हैं और नदी मैदानों में प्रवेश करती हैं, अधोमुखी कटाव कम इफेक्टिव हो जाती है और पार्श्व अर्थात किनारों की ओर अपरदन बढ़ जाता है। पार्श्व अपरदन के कारण नदी की घाटी चौड़ी हो जाती है और अंततः व्यापक बाढ़ के मैदानों में ये बदल जाती हैं। ठीक, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपके लिए, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि चुना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है क्या कहलाता है? पोलजे, स्टेलेक्टाइट या फिर स्टेलेगमाइट या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या क्या विकल्प में है? पोलजे या फिर स्टेलेक्टाइट या फिर स्टेलेगमाइट, यहाँ पे ई छूटा हुआ है, स्टेलेगमाइट या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस आकृति में जो नीचे की तरफ जो लटका हुआ दिख रहा है ना, इसे ही क्या कहा जाता है? स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। ठीक है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जो बना हुआ है उसे क्या कहा जाता है? स्टेलेगमाइट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो गुफा दिख रहा है इसे ही कंदरा कहा जाता है। ये गुफा को कंदरा कहा जाता है यहाँ पे। और जब दोनों एक दूसरे में जब सामने आते हैं, एक दूसरे से कह सकते हैं चिपक जाते हैं, या फिर ये गैप कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इस तरीके से आकृति देखने को मिलती है, जिसे हम लोग स्तंभ कहते हैं, पिलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ों को ध्यान में रखना है
कि चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे की तरफ लटकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, गुफा की छत से नीचे लटकने वाले चूना पत्थर के स्तंभ को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर पानी की बूंदों के धीरे धीरे टपकने और खनिजों के जमा होने से बनते हैं। इन्हें याद रखने का एक तरीका यह है कि ये वाला आप याद रख सकते हो, स्टेलेक्टाइट्स हैंग्स टाइट टू द सीलिंग। वहीं पर ये पोल्जे क्या है? तो ये एक बड़ा सपाट तल वाला बंद अवसाद है जो कास्ट स्थलाकृतियों में पाया जाता है, ना कि गुफा की छत से लटकने वाली कोई संरचना ही है। वहीं बात करें स्टेलेग्माइट क्या है, तो ये गुफा के फर्श से, गुफा के ये गुफा है और इसके फर्श से आप देखेंगे कि ये ऊपर उठा हुआ भाग जो है ना, ऊपर की ओर बढ़ने वाला एक शंक्वाकार स्तंभ है जो छत से टपकने वाली पानी के जमाव से बनता है। ठीक है, इन्हें याद करने का तरीका ये आप चाहें तो याद इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ अलग से, ऐसे याद रखिए। जैसे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेलेक्टाइट, लेक मतलब लटकना है ना, लटा है ना इसमें, दोनों देखिए लटा मतलब लटकना, जो लटक रहा है उसे ही क्या कह रहे हैं हम लोग? स्टेलेक्टाइट कह रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें देखिए ट नहीं है इसमें, इसका मतलब है कि आधार से जो उठा हुआ भाग है उसे कहते हैं स्टेलेग्माइट। ठीक, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सी स्थलाकृति नदियों के निक्षेपण कार्य से निर्मित होती हैं? आसान सा सवाल है, इनमें से कौन सी स्थलाकृतियाँ नदियों के निक्षेपण कार्य से निर्मित होती हैं? गोखुर झील, वी आकार की घाटी, जलप्रपात या फिर यू आकार की घाटी? निक्षेपण मतलब क्या होता है? जमा करना। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? अवसादों को एक जगह इकट्ठा करना, जमा करना। इससे क्या बनता है? गोखुर झील या वी आकार की घाटी, जलप्रपात या फिर यू आकार की घाटी? सही आंसर क्या हो जाएगा? गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील क्या है? एक नदियों के निक्षेपण कार्य से ये बनता है गोखुर झील। ठीक है, कई बार आप लोग को हम ज्योग्राफी के जब हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं वहाँ पर बता चुके हैं कि गोखुर झील होता क्या है। देखिए यहाँ पर, जिसे ही ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, का निर्माण नदियों के निक्षेपण कार्य और अपर्दन दोनों से होता है, लेकिन इसका अंतिम रूप से निक्षेपण के कारण मुख्य नदी के कट जाने पर बनता है। नदी के मध्य या निचले मार्ग में जब विसर्प बहुत अधिक मुड़ जाते हैं, है ना, जब देखेंगे कि इस तरीके से जब मिंडेर जब होता है तो ये जब बहुत ज़्यादा जब मुड़ जाता है इस तरीके से, जैसे ये कट गया तो यहाँ पर अब ये दोनों मिल गया यहाँ पर, तो ये वाला एक अलग भाग बन जाता है, तो वही क्या कहलाता है? गोखुर झील कहलाता है ना। तो नदी सीधे बहने लगती हैं और मुड़ा हुआ हिस्सा मुख्य धारा से अलग होकर एक झील बन जाता है। इस प्रक्रिया में तलछट का निक्षेपण महत्वपूर्ण होता है। अगर मेरा रेगुलर क्लास अगर आप ले रहे होंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये पॉइंट क्या लिखा गया है। वी आकार की घाटी क्या है? यह मुख्य रूप से नदी के अपर्दन कार्य, विशेषकर ऊर्ध्वाधर अपर्दन का परिणाम है, जो आमतौर पर नदी के ऊपरी या युवावस्था में बनती हैं। जलप्रपात क्या है? यह भी नदी के अपर्दन कार्य से निर्मित होती है, जहां नरम चट्टानों को काटकर प्रतिरोधी चट्टानों की तुलना में तेजी से होता है। वहीं यू आकार की घाटी क्या है? यह स्थलाकृति मुख्य रूप से हिमनदों यानी कि ग्लेशियर के अपर्दन कार्य से निर्मित होती है, ना कि नदियों के। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या था आपसे? पूछा था कि इनमें से कौन सी स्थलाकृति नदियों के निक्षेपण कार्य से होती हैं? तो ये गोखुर झील इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है यहाँ पे कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि प्रवाहित जल के युवावस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। बी विकल्प में है, प्रवाहित जल की युवावस्था में नदियों की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रवाहित जल के अपर्दन क्रिया से नदी विसर्प का निर्माण होता है, जबकि बाढ़ के मैदानों में नदियाँ एक धारा में प्रवाहित होती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। ठीक है, जब प्रवाहित जल युवावस्था में होती हैं तो नदियों की संख्या बहुत कम होती है। नदियों की संख्या बहुत अधिक कहाँ होगा? जब अंतिम अवस्था में होगा, क्योंकि वो जब समतल मैदानों में पहुँचती हैं तो कई धाराओं में बढ़ जाती है, क्योंकि वेग कम हो जाता है, जिसकी वजह से कई धाराओं में बढ़ जाती हैं। लेकिन जब युवावस्था में होती है तो इसकी जो गति होता है बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से इसकी नदियों की संख्या बहुत ही यहाँ पे कम देखने को मिलती है। अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, खुद सोचिए ना, आप लोग कभी देखे होंगे कि मान लेते हैं अगर इस तरीके से कभी ढलान ले लेते हैं, इस तरह से ढलान है यहाँ पर, तो अगर ये पानी यहाँ से अगर नीचे गिरा रहे हैं तो एक ही धारा में बहेगा, एक दो धारा में। लेकिन अगर जैसे जैसे समतल में जाएगा तो इसकी गति तो कम हो जाएगी, अब ये पानी का नदी का गति वेग कम हो जाएगा, जिसकी वजह से देखेंगे कि अगर बीच में अगर कुछ रास्ते पड़ रहे हैं
थोड़ा सा इसका अगर रुकाव अवरोध पैदा हो रहा है तो ये इधर चला गया, इधर चला गया, फिर इसको कुछ मिल गया तो इधर निकल गया, इधर निकल गया, तो यहाँ पर नदियाँ कई भागों में बंटना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ये युवावस्था में होती हैं तो इस नदी का देखेंगे कि इसमें जो संख्या होते हैं नदियों के वो कम होता है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गॉर्ज कठोर चट्टानों में बनता है, कैनियन का निर्माण कठोर आग्नेय चट्टानों वाले भागों में होता है, नदी के युवावस्था में गार्ज एवं कैनियन नहीं बनते हैं, या फिर प्राकृतिक तटबंध एवं गोखुर झील नदी के प्रौढ़ावस्था में बनते हैं। बताना है कौन सा कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, प्राकृतिक तटबंध एवं गोखर झील नदी के प्रौढ़ावस्था में बनते हैं। अंत हम देखेंगे कि जब इनका मध्यावस्था होता है, जैसे कि हम कह रहे हैं सबसे पहला युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर होता है एक वृद्धावस्था। तो ये जो प्राकृतिक तटबंध होते हैं और गोखुर झील होते हैं, इनका निर्माण कब होता है? प्रौढ़ावस्था में होता है। जैसे मतलब बताया था ना कि 3 अवस्था होता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो ये जो निर्माण होता है ना प्राकृतिक तटबंध का और गोखुर झील का, इसका निर्माण कब होता है? इसका निर्माण होता है प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, ये प्राकृतिक तटबंध क्या है, यहाँ पे इमेज हमने नहीं लिया है तो ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक तटबंध क्या होता है? जैसे कि कोई नदी है इस तरीके से, तो जब नदियाँ जब चलती हैं ऐसे, जब गति वेग कम हो जाता है थोड़ा, तो अपने साथ जो अवसाद लेके चलती हैं ना, तो ये किनारे के तरफ छोटी चली जाती हैं इस तरीके से। तो होता क्या है यहाँ पर, एक तरह से ये तटबंध बन जाता है। तट मतलब किनारा, और बांध होता है बांध बनना। तो यहाँ पे अवसाद क्या होते हैं, छूटते चले जाते हैं, क्योंकि अगर वेग पानी का जो नदी का वेग कम हो जाता है, कम होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो गाद है अपने साथ यहाँ पे छोटे आगे बढ़ जाता है, जिससे एक किनारा बन जाता है बांध की तरह। ठीक है, और गोखुर झील तो हमने बताया ही। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, ये प्रौढ़ावस्था में होता है, ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। प्राकृतिक तटबंध और गोखुर झील नदी की प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में बनने वाली प्रमुख भू आकृतियाँ हैं। ठीक है, इस अवस्था में नदी समतल मैदानों में बहती हैं, उनकी गति भी धीमी हो जाती है और वह विसर्पण करती हैं, जिससे गोखुर झील बनती है। विसर्पण मतलब कुछ इस तरीके से, बाढ़ के दौरान नदी के किनारों पर अवसादों के जमाव से प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, जैसा कि हम ऊपर में समझा रहे थे। वहीं गॉर्ज क्या है? गॉर्ज और कैनियन, तो ये मुख्य रूप से नदी की युवावस्था में बनते हैं, जहाँ नदी की कटाव शक्ति अधिक होती है। ये कठोर चट्टानों में भी बन सकते हैं, लेकिन गॉर्ज की तुलना में कैनियन सामान्यतः क्षैतिज तलहटी चट्टानों में बनते हैं। वहीं बात करें कैनियन के बारे में, तो कैनियन मुख्य रूप से क्षैतिज तलछटी चट्टानों वाले क्षेत्र में बनते हैं, ना कि विशेष रूप से कठोर आग्नेय चट्टानों में। गॉर्ज और कैनियन दोनों ही गहरी भी आकार की घाटियां हैं, जो मुख्य रूप से अपरदन से बनती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी यहाँ पे। तो ये तो याद रखना आपको कि प्राकृतिक तटबंध और गोखुर झील नदी की प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में बन सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन चूना पत्थर के अपरदन क्रिया से निर्मित स्थलाकृति है? बताना है इनमें से कौन चूना पत्थर के अपरदन क्रिया से निर्मित स्थलाकृति हैं। विलियन रंध्र, भूस्तंभ, लैफिज या फिर ए तथा सी दोनों। सवाल क्या है, इनमें से कौन चूना पत्थर के अपरदन क्रिया से निर्मित स्थलाकृति हैं? ठीक है, विलियन रंध्र, भूस्तंभ, लैफिज या फिर दोनों। सही आंसर होगा डी विकल्प, ए तथा सी दोनों, अर्थात विलियन रंध्र और लैपिज ये चूना पत्थर के अपरदन क्रिया से निर्मित स्थलाकृति हैं। ठीक है, हम लैपिज के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, पिलर के बारे में तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, भूस्तंभ क्या होता है। ठीक है, विलियन रंध्र क्या होता है, ये दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर के अपरदन क्रिया से निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो लैपिज और विलियन रंध्र है। ठीक है, ये दोनों चूना पत्थर से निर्मित होते हैं अपरदन से। अगला सवाल है कि डोलाइन किस क्षेत्रों में निर्मित स्थलाकृति हैं? डोलाइन जो है ना, बताना है कि किस क्षेत्र में इसका निर्मित एक स्थलाकृति है। विकल्प में दिया हुआ है चूना पत्थर क्षेत्रों में, हिमनदीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में या फिर ए तथा बी दोनों क्षेत्रों में। डोलाइन को याद रखिएगा सिंक होल भी कहते हैं, डोलाइन को सिंक होल भी कहते हैं। ये जमीन में बने गड्ढे या छिद्र होते हैं। ये मुख्य रूप से घुलनशील चट्टानों के घुलने, ढहने या कटाव के कारण बनते हैं। इस प्रकार की स्थलाकृति को कास्ट स्थलाकृति भी कहा जाता है, जो विशिष्ट रूप से चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा
डोलाइन किन क्षेत्रों में निर्मित स्थलाकृति है, तो चूना पत्थर क्षेत्रों में, अर्थात ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि कंदरा निर्माण की मुख्य प्रक्रिया क्या है। कंदरा निर्माण की मुख्य प्रक्रिया क्या है, अपर्दन, निक्षेपण, घुलन क्रिया या फिर अपक्षय। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, घुलन क्रिया। ठीक है, कंदरा निर्माण की मुख्य प्रक्रिया क्या है, घुलन क्रिया है। कंदराएं मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर या पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से बनी बड़ी गहरी और खाली जगहों को कहते हैं कंदरा। ठीक है, जो गुफा जिसको हम कह रहे थे। ठीक है, तो ये जो कंदरा निर्माण की मुख्य प्रक्रिया क्या है, ये घुलन क्रिया की वजह से ऐसा होता है, बनता है ये। अगला सवाल है हिमोड़। हिमोड़ किसके कारण बनता है, वायु, नदी, हिमनद या भूमिगत जल। तो याद रखिएगा, हिमोड़ हिमनद द्वारा जमा किए गए मिट्टी, चट्टानों और मलबे के ढेर होते हैं जो हिमनद के आगे बढ़ने और पिघलने से बनते हैं। ये हिमनदों की निक्षेपण की विशेषताएं हैं जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाती हैं, जैसे कि पार्श्व, मध्य और अंत हिमोड़। और ये भू आकृतियाँ ग्लेशियरों के पिघलने के बाद हिमनद झीलों के निर्माण में भी सहायक होती हैं, और ये सभी हिमनदों के अपर्दन और निक्षेपण शक्ति का परिणाम है। अर्थात विकल्प नंबर ये सही, सी सही होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिमोड़ किसके कारण बनता है, तो हिमनद के कारण बनता है। अगला सवाल है चूना पत्थर क्षेत्रों में बनने वाली कंदराओं और संबंधित स्थलाकृतियाँ जैसे डोलाइन, युवाला को अध्ययन को क्या कहते हैं। सवाल क्या है, चूना पत्थर क्षेत्रों में बनने वाली कंदराओं और संबंधित स्थलाकृतियाँ जैसे कि डोलाइन, युवाला के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हिमनद विज्ञान, मरुस्थलीय स्थलाकृति, काष्ठ स्थलाकृति या फिर ज्वालामुखी स्थलाकृति। तो याद रखिएगा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, काष्ठ स्थलाकृति इसका सही आंसर है। काष्ठ स्थलाकृति यह कंदराओं और भूमिगत जल से जुड़े परिदृश्य का अध्ययन है। अगला सवाल है अपर्दन का कौन सा साधन यारडांग का निर्माण करता है। बताना है अपर्दन का कौन सा साधन यारडांग का निर्माण करता है। ठीक है, ये आरडांग के बारे में पहले जानना होगा कि आरडांग क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा आरडांग का निर्माण मुख्य रूप से वायु या फिर कह सकते हैं हवा के अपर्दन की क्रिया द्वारा होता है। विशेष करके आप देखेंगे तो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में या तो शुष्क क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। यारडांग हवा के कटाव से बनने वाली एक खास तरह के भू आकृति है जो शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों में मिलती हैं। ये कठोर और नरम चट्टानों के वैकल्पिक परतों में हवा के लगातार चलने से नरम चट्टानें कट जाती हैं और कठोर चट्टानें कटक के रूप में ये रह जाती हैं कुछ इस तरीके से, जिससे लंबी नालीदार और धारदार पहाड़ियाँ संरचनाएं बनती हैं जो कि हवा की दिशा के समानांतर होती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, ये आरडांग है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, तो याद रखिएगा ये वायु के द्वारा ये इसका निर्माण होता है, वायु अपर्दन के कारण। ठीक है, तो वी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन पवन अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति हैं। बताना है इनमें से कौन पवन अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति हैं। पिडमेंट, बरखान, यू आकार की घाटी, बालू टिब्बा। तो यहाँ पर देखेंगे कि बरखान और ये बालू टिब्बा, ठीक है, ये पवन के निक्षेपण से निर्मित होता है। बरखान और बालू टिब्बा पवन निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति हैं, जबकि पिडमेंट ये पवन अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। ये बरखान और बालू टिब्बा वायु से ही संबंधित है, वायु के द्वारा ही एक तरह से निर्माण होने में मदद करता है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे बरखान और बालू टिब्बा ये दोनों पवन अपर्दन जब होता है तो निक्षेपण जब होता है इसके द्वारा, तो निक्षेपण के द्वारा ये इन दोनों का निर्माण होता है। जबकि पिडमेंट क्या है, पवन अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पिडमेंट है क्या, तो याद रखिएगा यह पवन के अपर्दन से निर्मित एक स्थलाकृति है जो मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये कभी कभी बहते जल के द्वारा भी इसका निर्माण हो जाता है। वहीं बात करें बरखान और बालू टिब्बा, ये पवन के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है, ना कि ये अपर्दन से। होता क्या पे निक्षेपण होने से ही बनता है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों के अपर्दन से होता है, ना कि ये पवन से। तो यहाँ से तो पवन का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ये तो किससे निर्माण हो रहा है, हिमनदों के अपर्दन से, यू आकार की घाटी। चलिए अगला सवाल है स्थल रूप विकास की किन अवस्थाओं में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। इस सवाल का जवाब पहले बता चुके हैं। ठीक है, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। तरुणावस्था में, प्रथम प्रौढ़ावस्था में, अंतिम प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। ठीक है,
तो हमने कहा था ना युवावस्था, तो कहीं ना कहीं देखिए प्रथम प्रौढ़ावस्था और ये वृद्धावस्था, ये तो होगा नहीं। विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा तरुणावस्था में। ठीक है, अगर इसी जगह पर युवावस्था होता तो भी इसका सही आंसर होता। चलिए अगला सवाल है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती हैं। सवाल है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती हैं। यू आकार की घाटी, अंधी घाटी, गॉर्ज या फिर कैनियन। तो याद रखिएगा, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल जैसा होती है उसे कैनियन के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही होगा। कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है ना, एक गहरी घाटी होती है जिसकी विशेषता क्या होती है, सीढ़ीनुमा खड़े ढाल की तरह होता है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही यहाँ पे कैनियन कहा जाता है। ये वाला सीढ़ीनुमा ये घर ढाल की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, तो यही है कैनियन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती हैं। बताना है किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती हैं, ज़्यादा पावरफुल होती हैं। आर्द्र प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, चूना पत्थर प्रदेशों में या फिर हिमनद प्रदेशों में। सही आंसर हो जाएगा आर्द्र प्रदेशों में, क्योंकि रासायनिक अपक्षय होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो चाहिए आपको ताप चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और दूसरा चाहिए आपको ह्यूमिडिटी, नमी चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि शुष्क प्रदेश में तो सिर्फ सूखा, ये नमी तो मिल ही नहीं रहा, तो वहाँ पे रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया होना संभव नहीं दिखता। ठीक है, चूना पत्थर प्रदेशों में तो ये थोड़ा सा अलग मैटर है। हिमनद प्रदेशों में तो वहाँ पे सिर्फ आपको ठंडा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्र प्रदेशों में, अर्थात ये विकल्प सही होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आर्द्र प्रदेशों में प्रचुर मात्रा में नमी जो कि पानी है, और ये गर्म तापमान मौजूद होते हैं, जो रासायनिक अपक्षय के लिए ये आदर्श स्थितियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें जैसे जल अपघटन है, ऑक्सीकरण है, कार्बोनेशन है, ये सब क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं ये सभी। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लैपिज शब्द को परिभाषित करता है। देखिए वहाँ पे था ना एक जो बताए थे कि एक विकल्प में था लैपिज, जो बोले थे आगे समझाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लैपिज आ चुका है। लैपिज शब्द को यहाँ पे परिभाषित करना है कि लैपिज क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, छोटे से मध्यम आकार के उथले गर्त है ये, या फिर ऐसे स्थल रूप जिनके ऊपरी मुख्य वृत्ताकार व नीचे के से कीप के आकार के होते हैं, या फिर ऐसे स्थल रूप जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं, या फिर अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांचे होते हैं। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। क्या हो जाएगा ये, विकल्प नंबर डी। लैपिज क्या होता है, इस आकृति को समझिए। देखिए ये है लैपिज, कौन सा, ये जो दिख रहे हैं ना ये वाला पार्ट, इसी को लैपिज कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए नुकीला टाइप का है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ अनियमित धरातल, देखिए इसे धरातल अनियमित है ना, ये इस तरीके से है, असमतल है। ठीक है, और इनके जो खांचे होते हैं वो क्या होते हैं, तीखे होते हैं, तीखे कटक जैसे होते हैं। देखिए ये तीखा जैसा है, नुकीला टाइप का होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, लैपिज कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थात विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आप देखेंगे अगर इस तरीके से अलग तरह से बनाया गया है, वैसे अगर आप इसका रिलेटिव देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से होती हैं ये चीज़ें। ये है, मान लेते हैं समतल कुछ ऐसा तैसा खाई देखने को मिलेगा, और ये नुकीला टाइप को देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का ये समतल मैदान कुछ इस तरीके बन जाता है। इसे ही ये वाला जो पार्ट है ना, इसे ही लैपिज कहा जाता है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल है, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। फिर से सवाल देख लीजिए, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। सर्क कहते हैं, पश्चिमी पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं, घाटी हिमनद कहते हैं, या फिर एस्कर कहते हैं। तो इसे कहा जाता है सर्क। याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, सर्क कहा जाता है। याद रखिएगा, सर्क गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन होते हैं जिनके शीर्ष और किनारों पर बहुत खड़ी अवतल दीवारें होती हैं। ये हिमानी अपर्दन के द्वारा निर्मित ये स्थलाकृति हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनदों के कारण बनती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब हिमनद पिघल जाते हैं तो अक्सर इन गर्तों में पानी भर जाता है, जिससे सर्क झीलें या फिर टॉर्न झीलें बनती हैं। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न इस अध्याय से। ठीक है, इसका एक पार्ट और लेकर के आएंगे, इसमें भी महत्वपूर्ण 20 लगभग क्वेश्चन और होंगे
जो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।